देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम सीधीनाथ है और मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले का रहने वाला हूँ। मैं एक रिटायर्ड स्टेशन मास्टर हूँ। मेरा एक बहुत छोटा सा परिवार है। मेरी पत्नी 4 साल पहले ही गुजर गई थी। दरअसल मैं और मेरे एक पोती एक छोटे से किराए के घर पर रहते हैं। उन दोनों मैंने ट्रांसफ़र के लिए अर्जी दी थी। कुछ दिनों के बाद मुझे हेड ऑफिस बुलाया गया। मैं थोड़ी देर से निकलने वाला था कि अभी मैं स्कूटर स्टार्ट कर ही रहा था कि तभी मेरे दरवाजे के सामने से एक बिल्ली ने रास्ता काट दिया। वैसे मैं इन सब अंधविश्वासों को बिल्कुल भी नहीं मानता। अभी मैं रास्ते में ही था कि मुझे पीछे से किसी के चीखने की आवाज़ आई। मेरा दिल एकदम से सहम गया। मेरे दिल की धड़कनें अब बढ़ चुकी थीं। ज़्यादा ध्यान ना देते हुए मैंने स्कूटर की स्पीड बढ़ा ली। अचानक से मैंने ब्रेक लगाया। दरअसल मेरे सामने एक मरी हुई बिल्ली थी जिसका सिर धड़ से अलग था। अब मेरा जी बहुत ही ज़्यादा मचल रहा था। शायद इतनी रात गए मैंने घर से निकलकर गलती कर दी। जैसे तैसे मैं हेड ऑफिस पहुंच गया। अभी मैं स्कूटर से उतर ही रहा था कि मैंने देखा कि मेरे शर्ट के ऊपर जगह जगह बिल्ली के बाल लगे हुए थे। अब मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। मैं भागते हुए ऑफिस में चला गया। तभी मुझे ऑफिस में पूछा, अरे महाराज क्या हुआ, इतने डरे हो क्यों? फिर मैंने कहा, सर दरअसल हुआ यूँ कि। फिर मैंने उन्हें सारी बात बताई। फिर उन्होंने कहा, दरअसल मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि आपका यहाँ से ट्रांसफ़र किया जा रहा है। फिर मैंने कहा, सर कौन सी जगह पर? तो उन्होंने कहा, बेगुन कोडर। तभी मैंने कहा, लेकिन सर मैंने तो इलाहाबाद का फार्म भरा है, तो मेरा ट्रांसफ़र बेगुन कोडर में ही क्यों? और वैसे भी मैंने ये फार्म 3 दिन पहले ही भरा है और इतनी जल्दी ट्रांसफ़र भी हो रहा है। तभी उन्होंने कहा, अरे महाराज 66 साल की उम्र में पैसे कमा के अपनी पोती की शादी करनी है या फिर बुढ़ापे में नौकरी के लिए चक्कर लगाने हैं? ये लीजिए आपकी टिकट और यहाँ साइन कर दीजिए। फिर थोड़ी देर के बाद मैं घर के लिए रवाना हुआ। सड़क के बगल में बहुत भीड़ दिखाई दी। मैं वहाँ उतरकर देखने गया तो मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि वहाँ पर एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ था और उसके बगल में एक बिल्ली की लाश भी थी। और वह बिल्ली कोई और नहीं बल्कि वही बिल्ली थी जिसने मेरा रास्ता काटा था। मैं तुरंत ही वहाँ से स्कूटर लेके जैसे तैसे जल्द से जल्द घर पर पहुँच गया। तभी मैंने कहा, अरे तेजू बेटा ज़रा एक गिलास पानी लाना। तभी मेरी पोती ने कहा, जी दादाजी। फिर मैंने कहा, अपना सामान बांध लो, कल सुबह में निकलना है। तभी मेरी पोती ने कहा, क्यों दादाजी? तभी मैंने कहा, अरे वो मेरा ट्रांसफ़र हो गया है बेगुन कोडोर के लिए। और फिर अगली सुबह हम ट्रेन के लिए रवाना हो गए। ट्रेन में चढ़ने के बाद हम अपनी सीट ढूंढ रहे थे और फिर सीट मिल जाने के बाद हमने हमारा सामान रख दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब बहुत रात हो गई थी। लेकिन बगल में एंटर होते ही रात के अंधेरे में हमारी ट्रेन सुनसान जगह पर रुक गई। मैं थोड़ी हवा लेने के लिए ट्रेन के गेट के पास खड़ा हो गया। तभी मैंने देखा कि थोड़ी दूर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है। लगभग 80 साल की थी वो ट्रेन की पटरी पर अभी भी बैठी हुई थी। तभी मैंने कहा, अरे अम्मा वहाँ से हट जाओ। शायद उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी नहीं। मैं ट्रेन से उतरकर उनके पास पहुँच गया। तभी मैंने कहा, अरे अम्मा यहाँ बैठी हो, चलो उठो यहाँ से। तभी वो अम्मा हंसते हुए बोली, कहाँ जा रहा है तू? मैंने बोला, वो बेगुन कोडोर। तभी उस अम्मा ने कहा, लगता है तुझे ऊपर जाने की बहुत जल्दी है, मत जा वहाँ पर। तभी मैंने कहा, अरे अम्मा टाइम नहीं है मेरे पास, मेरी ट्रेन निकल जाएगी, उठो यहाँ से। तभी एक हवा का झोंका आया और अम्मा का पल्लू उड़ गया। और फिर मैंने जो दिल दहला देने वाला मंजर देखा तो उसे देखकर मेरे तो हाथ पैर कांपने लगे। अम्मा का मुंह एक जगह से पूरा जला हुआ था और उनके मुंह से खून भी निकल रहा था। मैं तुरंत ही वहाँ से भागने ही वाला था कि इतने में ट्रेन ने हॉर्न मारा और ट्रेन वहाँ से चल पड़ी। तभी अम्मा ने मेरा पैर पकड़ लिया। फिर किसी तरह मैं पैर छुड़ाकर वहाँ से भागते हुए ट्रेन में चढ़ गया। तभी मुझे किसी ने कहा, अरे क्या हुआ अंकल जी, इतने हाफ क्यों रहे हो, कोई भूत देख लिया है क्या? तभी मैंने डरते हुए जवाब दिया कि वही समझो बेटा। फिर मैंने उन्हें सारी बात बताई। तभी मेरी पोती ने कहा, अरे दादाजी आपकी किस्मत अच्छी थी, वो भूत नहीं थी, एक डायन थी। कुछ साल पहले वो यहाँ से धान की फसल लेकर जा रही थी
तभी यहाँ पर उसकी बहुत ही दर्दनाक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया। तब से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है और जो कोई भी उसे यहाँ अकेले दिखाई देता है उसे मार के वो अपना भोजन बना लेती है। शायद आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको एक खरोच तक नहीं आई। फिर लगभग 3 घंटे बाद ट्रेन अपने आखिरी स्टॉप पर पहुंच गई। ट्रेन से उतरने के बाद हम लोगों ने जब स्टेशन का नाम देखा तो पता चला कि हम बेगुन कोडूर में ही हैं। फिर मैंने एक आदमी से पूछा तो उसने कहा कि बेगुन कोडूर तो कोई ट्रेन नहीं जाती, यहाँ हमें बस करके ही जाना होगा। किसी तरह हमें बस मिल जाती और हम उसमें बैठ जाते। फिर बस में बैठने के बाद अब हमारी बस जंगल के रास्ते पहुंचते ही थोड़ी देर के बाद एक सुनसान रास्ते में रुक जाती है। तभी मैंने कहा, अरे ड्राइवर साहब, ये बस यहाँ क्यों रुकी है? तभी ड्राइवर ने कहा, कुछ नहीं, शायद पीछे का टायर पंचर हो गया है, ज़्यादा नहीं, बस आधा घंटा लगेगा। बस का कंडक्टर और ड्राइवर पीछे जाकर टायर बदल रहे थे। इतने में मुझे ऐसा लगा कि आगे ड्राइविंग वाली सीट पर कोई बैठा हुआ है। मैंने पास जाकर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। शायद ये मेरे मन का वहम था। इतने में ड्राइवर साहब आगे आकर कुछ सामान लेने लगे। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। तभी ड्राइवर और मैं भागते हुए गए और फिर जो हमने देखा उसे देखकर तो मैंने अपनी किस्मत को कोसना ही शुरू कर दिया। नीचे कंडक्टर की लाश पड़ी हुई थी और अब मैं और कंडक्टर बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। ज़्यादा देर ना करते हुए कंडक्टर की लाश जंगल में डाल दी और गाड़ी का टायर किसी तरह बदलकर तुरंत ही गाड़ी में बैठकर वहाँ से रवाना हो गए। थोड़ी देर के बाद हम बस अड्डे पहुँच गए, लेकिन हमें ड्राइवर ने लगभग 6 से 7 किलोमीटर पहले ही उतार दिया। तभी मैंने कहा, अरे ड्राइवर साहब, ये बस आगे नहीं जाएगी क्या? तभी उन्होंने कहा, आपको कहाँ जाना है? तभी मैंने कहा, वो बेगुन कोडूर। तभी ड्राइवर ने कहा, नहीं, ये बस वहाँ आगे नहीं जाएगी और मैं तो ये भी कहूँगा कि आप भी वहाँ मत जाइए। ये सुनकर अब तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। ज़्यादा ना सोचते हुए हम पैदल ही निकल पड़े। थोड़ी देर के बाद हमें एक तांगा दिखाई दिया। उस तांगे के पास जाते ही हमने देखा कि उसमें एक आदमी सोया है। तभी मैंने उस तांगे वाले से कहा, अरे भाई साहब, बेगुन कोडूर स्टेशन चलोगे? तभी उस तांगे वाले ने कहा, बेगुन कोडूर स्टेशन? नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तभी मैंने उसे ज़्यादा पैसे का लालच दिया तो वह मान गया और तभी हम लोग स्टेशन की तरफ निकल पड़े। थोड़ी देर के बाद हमें स्टेशन दिखाई पड़ा। पूरी ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर दूर तक एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था। अचानक से घोड़े के पिछले पैर खड़े हो गए और वो बड़े भयानक तरीके से हिनहिनाने लगा। हमारा तांगा पलटने ही वाला था कि तांगे वाले ने किसी तरह से संभाल लिया और भूत भूत कहकर तांगे वाला वहां से भाग गया। अब मैं और तेजू वहां पर अकेले बचे थे। तांगे में उतरकर हम स्टेशन तक पहुंच गए। स्टेशन जाने के बाद हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी खंडर में आ गए हैं। हर तरफ मकड़ी के जाले लगे हुए थे, जैसे सालों से कोई आया ही ना हो। आज रात हम यहीं रुकने वाले हैं और कल सुबह ही कहीं पर घर देख लेंगे। तेजू मेरी पोती अब वो सो गई थी। तभी टेबल पर एक फ़ोन रखा हुआ बजने लगा। तभी मैंने फ़ोन उठाया। तभी सामने से एक धीमी आवाज़ में फुसफुसाने की आवाज़ें आने लगी और फिर फ़ोन कट गया। थोड़ी देर के बाद मैं ऐसे ही लेटा हुआ था और अब रात के करीब 1:30 बज रहे थे। अचानक से कुछ ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगा था, जैसे वो आज दरवाजे को तोड़ के ही दम लेगा। मैं थोड़ा घबरा गया था और धीरे धीरे मैं दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। मैंने खिड़की से देखने की बहुत कोशिश की, मगर कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं तुरंत ही दरवाज़ा बंद करके चुपचाप से सो गया। फिर अगली सुबह फिर से कुछ दरवाज़ा पीट रहा था। फिर मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने पूछा, हाँ जी बोलिए, कौन है आप? तभी उसने कहा, जी मुझे यहाँ के रेलवे हेड ऑफिस से भेजा है टेलीफोन लगाने के लिए। तो मैंने कहा, ओह अच्छा, आइए, ये पुराना वाला टेलीफोन है, कल रात को इस पर किसी का फ़ोन आया था। तभी उसने कहा, अरे सर क्या बात कर रहे हैं, ये फ़ोन तो सालों से बंद पड़ा है, ये देखिए इसकी तो वायर भी कटी हुई है। ये बात सुनते ही मैं बहुत ज़्यादा डर गया। फिर उसने कहा, वैसे आप बहुत हिम्मत वाले हैं और यहाँ पर जिस किसी की भी पोस्टिंग होती है वो एक दिन में भाग जाता है और आपका तो यहाँ दूसरा दिन है, देखते हैं आप भी कितने दिन टिकते हैं यहाँ पर। अच्छा वैसे मैं चलता हूँ, अब मेरा काम हो गया है।
फिर शाम के वक्त मैं तेजू को मुखिया जी के घर छोड़कर आ गया। दरअसल कुछ दिन हम लोग उन्हीं के घर पर रहेंगे। धीरे धीरे सूरज ढल गया और रात के करीब 10 बज गए। अब मेरे निकलने का समय आ गया था। मैं अपना सामान पैक ही कर रहा था कि तभी अचानक किसी ने धीमी आवाज़ में मेरा नाम पुकारा। तभी मैंने टेबल के पास पड़ी हुई टॉर्च को उठाया और इधर उधर देखने लगा। फिर मैंने देखा कि एक लड़की पटरी पर बैठी हुई है। वह एकदम गांव के कपड़े पहने हुए थी। तभी वहां पर अचानक से मालगाड़ी आ रही थी और मैं चिल्लाते हुए बोला, अरे ओ लड़की, हट जा वहां से। और फिर देखते ही देखते इतने में उसके ऊपर से ट्रेन गुजर गई। उसके खून की बूंदें मेरे मुंह पर आ गई थी। मैंने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और ट्रेन जाने के बाद मैंने आंखें खोलकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। अचानक स्टेशन की घंटी कोई बजाने लगा था। तभी मैंने देखा कि वहां पर कोई खड़ा है। मैं तुरंत ही वहां से भागने लगा और भागते भागते मैंने देखा कि मेरे सामने वाली बेंच पर उसी कपड़े में एक लड़की बैठी हुई है। फिर मैं पीछे भागने लगा। भगवान की दया से मैं किसी तरह स्टेशन से बाहर आया और बाहर रखे मटके से मैंने अपना मुंह धोया। मुंह पहुंचते ही मैंने देखा कि मेरे टॉवल में बहुत सारा खून लगा हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और मैं तुरंत ही साइकिल उठाकर जंगल के रास्ते गांव वापस जा रहा था कि तभी आधे रास्ते में मैं बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ा। थोड़ी देर के बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि अब तक सुबह हो चुकी है। मैं मुखिया जी के घर पर था। मुखिया जी ने बताया कि गांव का एक आदमी मुझे जंगल से उठाकर यहाँ पर लेकर आया। तभी मेरी पोती ने कहा, दादाजी आप ठीक तो है ना? तभी मैंने कहा, हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। अच्छा तुम जाओ और पढ़ाई करो। तभी कुछ गांव वाले झुंड बनाते हुए मुखिया जी के पास आए और मुखिया जी से कहा, क्या बताएं मुखिया जी, आज हमारे गांव का एक और लड़का मारा गया। उसका नाम राम है और उसकी भी लाश वहीं पटरी पर पड़ी हुई मिली। वो चुड़ैल एक एक करके सबको मार डालेगी, कुछ करिए मुखिया जी। तभी मुखिया जी ने कहा, कुछ मिला उसके पास? तभी गांव के लोगों ने कहा, जी मुखिया जी उसके पास एक शराब की बोतल मिली है, शायद वो नशे में होगा। अब मुझे ये बात सुनकर बड़ा ही अजीब लगा। शाम के 6 बज गए और स्टेशन जाने का वक्त हो गया। रोज की तरह इस बार भी स्टेशन पहुंचते हुए मुझे अंधेरा हो गया था। अभी मैं ऑफिस का ताला खोल ही रहा था कि तभी मेरे मुंह पर कोई लाइट मार रहा था। तभी मैंने देखा कि कुछ लड़के स्टेशन की तरफ आ रहे थे। मैं तुरंत एक बेंच के पीछे छुप गया और मैंने देखा कि वो लड़के प्लेटफार्म के किनारे पर लटक कर बैठ गए और फिर शराब पीने लगे। शायद कल जो लड़का मरा था वो भी इनके साथ ही शामिल होगा। तभी मैंने सुना वो किसी लड़की की बात कर रहे हैं। अरे राहुल, तूने उस लड़की को देखा है? अरे कौन सी लड़की? अरे वही मुखिया के घर पर जो है। क्या रापचिक लगती है यार। अरे हाँ यार सही बोला, उसके साथ भी वही करें जो पहले एक लड़की के साथ किया था। मैंने गुस्से से कहा, क्या किया था तुमने? उतना सुनते ही वह लोग वहां से भाग गए। मैं अपने ऑफिस में जाकर अपना काम करने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे किसी लड़की की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने तुरंत ही बाहर जाकर देखा। फिर जो मैंने देखा तो उसे देखने के बाद मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने देखा कि एक लड़की अपना सिर पटरी पर मार रही है। पटरी के आसपास पड़े हुए पत्थर खून से लाल हो गए थे। मैं वहां से निकल ही रहा था कि तभी उसने मुझे देख लिया। वो बहुत ही अजीब ढंग से भागते हुए मेरे पास आने लगी और मेरे पास आते ही मेरे ऊपर आ गई और मेरा सिर जमीन से लगा दिया और तभी मैंने अपने होश खो दिए थे। थोड़ी देर के बाद मुझे ट्रेन की आवाज़ आई। मुझे धीरे धीरे होश आया और मैंने देखा कि मैं पटरी पर लेटा हुआ हूँ और ट्रेन आ रही है। मैं तुरंत ही वहाँ से हट गया और अब तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। मेरा शरीर ऊपर से नीचे तक कांपने लगा। मैं तुरंत ही ऑफिस में जाकर अपना सामान पैक कर रहा था और मैं अब बाहर निकल ही रहा था कि तभी अचानक से दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। वहाँ की लाइट ऑन ऑफ होने लगी। मेरी टेबल भी हिलने लगी। तभी मैंने तुरंत ही फ़ोन किया, हेलो हेलो कोई है क्या? तभी अचानक से सब कुछ नॉर्मल हो गया। फिर मुझे किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। फिर मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर गया तो वहाँ पर वही लड़के बैठकर शराब पी रहे थे और उनके साथ एक लड़की भी थी जो नाच रही थी।
अब वो लड़के भी उस लड़की के साथ शराब के नशे में नाच रहे थे। वो लड़के उस लड़की को जबरदस्ती नचा रहे थे। इतने में एक लड़का इतने नशे में था कि उसने उस लड़की को धक्का दे दिया और वो लड़की सीधा पटरी पर जाकर गिर पड़ी। और इतने में एक ट्रेन उसे कुचलकर चली गई। ट्रेन के गुजर जाने के बाद मैंने देखा कि वो लड़की अब वहाँ नहीं थी और तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो मेरे सामने एक लड़की खड़ी थी जिसके शरीर से खून निकल रहा था। और तभी उसने मुझसे कहा, अब तो नहीं बचेगा। तभी मैंने कहा, मुझे छोड़ दो प्लीज़, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तभी उसने भयानक आवाज़ में कहा, क्या किया है तूने? अभी तूने उस लड़की को नहीं बचाया। वो बेचारी तड़प रही थी जैसे उस दिन मैं नाचते नाचते उस पटरी पर गिर पड़ी, लेकिन किसी ने मुझे नहीं बचाया। और तेरी भी तो एक बेटी है, उसके साथ ऐसा होता तो? तभी मैं तुरंत ही वहाँ से भागने लगा और भागते भागते मैं स्टेशन के बाहर आ गया। तभी मैं अपनी साइकिल लेकर वहाँ से भाग रहा था। डर की वजह से मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं नीचे गिर पड़ा। तभी सामने से बहुत तेज रोशनी आई। शायद वो गाड़ी थी जिसमें मेरी पोती बैठी हुई थी। तो उसने कहा, दादाजी आप ठीक तो हो ना? तभी मुझे मुखिया जी की आवाज़ सुनाई दी, अरे महाराज आप ठीक तो हो ना? फिर हम सब मुखिया जी के घर गए और फिर मैंने उन्हें सारी बात बताई। वो सब मेरी बात सुनकर बहुत चक्के रह गए। तभी मैंने कहा, अच्छा हुआ आप लोग सही समय पर वहाँ पर आ गए, लेकिन आप लोगों को पता कैसे चला कि मैं खतरे में हूँ? तभी मेरी पोती ने कहा, दादाजी आपने जब फ़ोन किया था तो मैंने फ़ोन उठाया था और फिर आपकी आवाज़ से लग रहा था कि आप बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और फिर फ़ोन कट गया। फिर मैंने बहुत बार फ़ोन किया मगर किसी ने उठाया ही नहीं। मुझे लगा आप खतरे में हैं। फिर मैंने काका को बताया और उनके साथ वहाँ पर आ गई। तभी मैंने कहा, वाह मेरी बिटिया, चलो जाओ और सामान बांध लो। फिर अगले दिन सुबह की ट्रेन पकड़कर मैं लखनऊ पहुँच गया और हेड ऑफिस में जाकर मैंने उन्हें सब कुछ बताया। फिर उन्होंने मेरा ट्रांसफ़र इलाहाबाद कर दिया और अब मैं यहाँ पर चैन की नौकरी कर रहा हूँ। थोड़े महीने बाद तेजू की शादी भी कर दी। वाकई दोस्तों, उस घटना का जिक्र करने से भी मुझे आज डर लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।